नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सड़क से सदन तक मणिपुर ही इन दिनों विमर्श में है। आलम यह है कि सदन में गृह मंत्री अपनी बात रखना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं सदन के माध्यम से देश को भी और विपक्ष को भी कि मणिपुर में हुआ क्या, हो क्या रहा है और वहाँ के हालात पर काबू पाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने ये जिद पाल रखी है कि वो सुनेगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को, यानी प्रधानमंत्री ही उस पर बयान दे, जबकि कायदे से तो ये मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। इस बात को गृह मंत्रालय समझ भी रहा है और इसीलिए गृह मंत्री ने तय किया कि हम इस पर चर्चा भी करेंगे और जवाब भी देंगे, लेकिन न उनकी बात सुनेंगे और न इस पर चर्चा करेंगे। वो सिर्फ सुनेंगे तो प्रधानमंत्री को, और अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो सदन चलने नहीं देंगे। कम से कम दिखाई यही दे रहा है। तो एक तो यहां इस सदन के जरिए एक विमर्श गढ़ा जा रहा है, दूसरी तरफ एक खेमा है इसी इकोसिस्टम का जो ये चाहता है और ये अपेक्षा रखता है कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगना चाहिए और उसकी पहल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए। फिर वो उसमें यह भी जोड़ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और जो तमाम मर्यादाएं हैं उससे बाहर निकलना चाहिए, जो कि मणिपुर की जो स्थिति है उसमें अब मर्यादाओं में बंधकर रहने से काम नहीं चलेगा। इस तरह का भी विमर्श गढ़ा जा रहा है और दरअसल यहीं से कई सवाल खड़ा हो रहा है और ये जो सवाल हैं ये दरअसल नरेंद्र मोदी को ही मजबूत कर रहे हैं। कैसे? तो हम उन सवालों को जब आप सुनेंगे तब आप खुद ब खुद निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। अब राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति अपने अधिकारियों के जरिए, यानी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से वो देश में शासन व्यवस्था चलाते हैं और वो जो मंत्रिपरिषद है उसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही होगा कि राष्ट्रपति जो है अपने मंत्रिपरिषद के जरिए से मणिपुर का शासन चलाएंगे, यानी कि अभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही मणिपुर का शासन व्यवस्था देख रहे हैं, गवर्नर और उसके बाद में मुख्यमंत्री। तो अभी भी वहां देख तो यही लोग रहे हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर हमला है कि इन लोगों की वजह से जो है काम वहां ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अगर यही लोग देख रहे हैं, राष्ट्रपति शासन आने के बाद फिर यही लोग देखेंगे, तो उसमें फर्क क्या पड़ जाएगा? बस एक ही फर्क पड़ेगा कि राजनीतिक तौर पर कहने सुनने के लिए हो जाएगा, इससे अधिक तो कुछ होना नहीं है। चूंकि आप देखें कि जो गवर्नर है, गवर्नर के जरिए मणिपुर का शासन होगा जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। गवर्नर किसके मातहत रहेंगे? भाई होम मिनिस्ट्री बताएगी। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो व्यवहार में दिखाई भी दे रहा है कि अगर अभी व्यवस्था गड़बड़ है तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से शासन तो इन्हीं लोगों के मातहत चलेगा, तो व्यवस्था ठीक कैसे हो जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और दरअसल यही विरोधाभास भी है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि साहब 142 है उसमें ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्तियां हैं, लेकिन वहीं से एक सवाल भी खड़ा होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का भी एक प्रिंसिपल है और यह प्रिंसिपल केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा प्रतिपादित की। वो अवधारणा आई, मतलब उसका कंसेप्ट आया कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे संसद नहीं बदल सकता है। वो इसलिए चूंकि ये इस जो हमने प्रणाली अपनाई हुई है उस प्रणाली के मूलभूत आधार है। उन मूलभूत आधारों में एक आधार
सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अपनी अपनी सीमा रेखा है। उससे इतर जाने का तो मतलब यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद ही अपनी हदें तय कर रखी हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबकी हदें हैं, कोई एक दूसरे के सीमा में अतिक्रमण नहीं करेगा। तो अब ये लोग जिस तरह का विमर्श गढ़ रहे हैं उसमें तो यही होगा कि जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, जो संकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने दी है बेसिक स्ट्रक्चर का, उसी के परे बात चली जाएगी। अब जब उसके परे बात चली जाएगी तब तो बात लोकतंत्र पे भी आ जाएगी। ये देखिए, ये किस तरीके का विमर्श ये लोग गढ़ रहे हैं, ये दरअसल समझ से परे है कि ये चाहते, कहना क्या चाहते हैं। बस उसमें एक ही चीज समझ में आती है, वो ये कि मणिपुर को लेकर विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। देखिए, वहां जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक नजीर बने और किसी की फिर न हिम्मत हो न हिमाकत हो, सिर्फ मणिपुर में ही नहीं देश भर में, कि कोई जो है इस तरह का कुकृत्य करने का उसके जहन में ख्याल भी ना आए। दरअसल विमर्श इस पर होना चाहिए, ना कि विमर्श इस पर होना चाहिए कि हम चूंकि नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हरा दें, लेकिन हरा नहीं पा रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने बहुत बड़ा कुनबा बना लिया है। उस कुनबा बनने के बाद में भी तमाम अंगगणित आप ये कहे कि बिठाने के बाद में भी केमिस्ट्री बन नहीं पा रही है, और इसलिए विपक्ष डरा हुआ है कि साहब हरा तो सकते नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो एक विमर्श गढ़ा जाए और उस विमर्श के जरिए यह बताया जाए कि देखिए साहब, नरेंद्र मोदी को तो शासन व्यवस्था चलाने नहीं आती है, देखिए नरेंद्र मोदी ने तो आंख बंद कर ली है, नरेंद्र मोदी को तो कुछ लेना देना नहीं है मणिपुर में जो हो रहा है। इस तरीके का एक कथनाक गढ़ने की कोशिश हो रही है। और दरअसल इस कथनाक में मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देखिए उसको निर्भया से उसकी तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए निर्भया हुआ था तो मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था, और उसी पर जब हेमंता बिस्वा शर्मा सवाल उठाते हैं कि मनमोहन सिंह के टेन्योर में जो कुछ नॉर्थ ईस्ट में हुआ उस पर मनमोहन सिंह ने क्या बयान दिया था, उस पर उस समय जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी, उन्होंने क्या जवाब दिया था। वो तो उस समय कहा जाता था कि सुपर प्राइम मिनिस्टर है, और अभी भी आप देखिए उनके आते ही तमाम लॉबी सक्रिय हो गई। जैसे ही वो 17-18 जुलाई बेंगलोर पहुंचती हैं, उनके उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद ही वो इकोसिस्टम जो सो रहा था वो जग गया, और वो पूरी लॉबी जो माइनॉरिटी के नाम पे पॉलिटिक्स करती है, वो चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो लामबंद हो गई और एक विमर्श गढ़ा जाने लगा जिसमें जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा है वो सोच रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट कर दे और उसके जरिए फिर जो है एक नैरेटिव गढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके के विरोधाभास से तो चीजें नहीं बनेंगी। हाँ, ये तय है, जो हम लोगों ने पीछे भी बात की थी कि 28 जुलाई को क्या हो सकता है, इस पर हम लोगों ने पहले बात की थी, और कुछ उसी तरह की चीजें दिखाई भी देती हैं कि जब माननीय कोर्ट बैठेगा तो वो इसी तरह की चीजें वहां होंगी, ना कि ये जिस परिस्थिति की कल्पना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होगा। लेकिन जब आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो चाहते हैं कि हर एक मशीनरी को चुनावी मशीनरी की तरह प्रयोग किया जाए। आप देखिए किस तरह से चल रहा है कि सीजीआई से अब ये सीजीआई ने गुजरात लॉबी के नाक में दम कर दिया, सीजीआई ने से नरेंद्र मोदी घबरा गए। इस तरह का जो दरअसल नैरेटिव है वो बताता है कि अपनी जमीन जब खो चुकी है तो सहारा इसी तरह के विमर्श में होता है। बाकी बड़ी चीज यह है कि नरेंद्र मोदी राजनीति के बहुत मजे हुए और पके हुए राजनेता है। 10 साल उन्होंने झेला है इस यूपीए को, किस तरह से उन्हें फ्रेम करने की कवायद चल रही थी। तो इसीलिए वो समझ रहे हैं कि ये जो कुछ नूरा कुश्ती है ये ऐसे ही चलती रहेगी और
अल्टीमेट जो बात होनी है वो कोर्ट में होगी। और तकरीबन ऐसा लग रहा है कि चीजें उसी ढर्रे में जाएंगी जिस ढर्रे में ये होनी चाहिए, ना कि उसमें जिसमें ये पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल और इकोसिस्टम लगा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।